Hey guys, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. So, as I have told you earlier, I'm going to bring you a new lecture series of NCERT Class 11th Commerce. तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड इन दिस वीडियो द फर्स्ट टेक्स्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट? तो 1947 से 90 तक का। अब इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक बहुत सिंपल सा शॉर्ट टॉपिक है। ये अब जो टॉपिक है वो 11th क्लास के लिए स्पेसिफिकली हेल्पफुल है। ठीक है, तो after studying this chapter, the learner will become familiar with the state of the Indian economy in 1947, the years of India's independence, understand the factors that lead to the underdevelopment and stagnation of the Indian economy। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो स्टेग्नेशन का मतलब रुकावट हो जाती है और अंडर डेवलपमेंट तो हमारे पास हो ही गया, समझ में आ ही गया होगा हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा कि एनसीईआरटीज़ के अंदर ना, मतलब एनसीईआरटी का रियल जो पावर होता है या फिर वैल्यू होती है वो हम बड़े होने के बाद ही समझते हैं, है ना? मेरे को ऐसे लगता है। और कौन कौन इस चीज़ को मानता है ना, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर इस चीज़ के बारे में लिखिएगा कि आप लोग कैसा फील करते हैं अब एनसीईआरटी को देख के, जबकि स्कूल के अंदर हम इन्हीं बुक्स को मतलब कितनी जल्दी हम लोग बेच देते थे, राइट? कि क्लास खत्म हुई और हम उनको बेच देते हैं और आज उनको ही हम वापस से परचेज कर करके पढ़ते हैं। तो कितनी बड़ी आयरनी हो गई हमारी तरफ से। ठीक है, अब इसके अंदर जो फर्स्ट चीज़ है हमारी वो हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है, आई गेस मुझे इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ टू familiarize you with the basic features of the Indian economy and its development as it is today इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके अंदर ये यही बोल रहा है कि हम मतलब किस तरीके की थी हमारी इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो और उसके अंदर किस तरीके से स्ट्रेटजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अपनाई गई उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर गवर्न बाय और एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिशर्स, एंड इंडिया फाइनली won its independence on 15th अगस्त 1947। और उसी के बाद अब कैसे कैसे क्या क्या हुआ था या उस समय क्या हालत थी, हम वो चीज़ पढ़ने वाले किस तरीके से हम लोग अपने आत्मनिर्भर बने। ठीक है, और उसके अंदर हमने किस तरीके से अपने आप को मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस दिया। ठीक है, अब सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक है वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब इसमें ये बताया हुआ है कि किस तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट करता था ब्रिटिश, है ना? तो अब इसके अंदर यही बोल रहे हैं कि इंडिया हैज हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, दो एग्रीकल्चर was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities। उस समय इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस समय मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होती थी। अब वो क्या होती थी? इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल, metal and precious stone works, etc. These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in the imports from India। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, उसमें ऊपर आपको यही चीज़ बता रखी थी कि किस तरीके से क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती थी कॉटन एंड टेक्सटाइल्स के बारे में। ठीक है, और देखो आप, अब आपके पास यहाँ पे द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन जो मोटो था वॉज द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, है ना, रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये तो हम सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं
Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. Some of the individual attempts which were made to measure such incomes yielded conflicting and inconsistent results. Among the notable estimators, अब देखो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम जानें कि दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज एंड वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई, है ना, मतलब ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिविजुअल अटेम्प्ट किया था कि वो देख सके कि इंडिया की नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, अब आपके पास ये इट वाज राव हुज एस्टिमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब आगे आते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने पर कैपिटा इनकम तो देख लिया, तो अब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, अब देखो इंडिया इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल रिमेन्ड फंडामेंटली, है ना, फंडामेंटली क्या रहा इसके अंदर, agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. इसमें आप यहाँ पे हालत भी देख सकते हैं, थोड़ी सी एक फोटोज भी है। एनसीईआरटी में बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। अब ये एग्रीकल्चर का आप देख सकते हैं उसके ऊपर वापस से जाके। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या एनसीईआरटी से किताबें चाहिए, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। आई एम हैविंग अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, और अगर आपको देखना है तो आप उसमें कॉमर्स ट्यूटोपीडिया करके जा सकते हैं, ये वीडियोस आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आपको मैं पीडीएफ पे वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगी। चलो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, दो अब इसमें क्या हुआ कि जब वो लोग आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज़ भी लो होने लगी। अब हुआ क्या यहाँ पे, लैंड सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, कहने का मतलब ये था कि ज़मींदारी सिस्टम्स, है ना, अब वो सब चीज़ें क्या होती है कि उनको टैक्स देना पड़ता था, जो भी कल्टीवेटर्स थे, है ना, उनको। अब देखो यहाँ पे ये देख सकते हो, द प्रॉफिट accruing आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर went to the zamindars instead of the cultivators. However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of the, अब इसका क्या कारण था, है ना, इसका मेन कारण ये था, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। दिस कॉज्ड इमेंस माइजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर, लेट मतलब जो इंडियन लोग थे उनके लिए। To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude। कि अब इसमें ये बोल रहा है कि जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थे ना रेवेन्यू सेटलमेंट के, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे कि जमींदार ऐसे कर रहे थे। कारण ये था कि डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। अब उनको क्या, जमींदारों जो लोग थे उनको ये बोल रखा था कि अगर आपने मतलब डेट स्पेसिफाइड कर रखी थी, अगर वो उस समय से पहले अगर वो पेमेंट नहीं करते थे उस टैक्स का, तो क्या होता था कि वो अपने राइट्स खो देते थे। ठीक है, अब वो जमींदार नहीं रहेंगे, उनको उनकी जगह किसी और को ये काम दे दिया जाएगा, तो वो ये सब अपना अपना काम तो देखना चाहते हैं। बिसाइड दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, all added up to aggravate the plight of the farmers। ठीक है, अब there was of course some evidence of relatively higher yield cash crops in certain areas of the country due to commercialization of the agriculture। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, हमारा आगे है यहाँ पे इस तरीके से, बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। ठीक है, अब उनको कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी पड़ रही थी। Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investing in terracing, flood control, drainage, and desalinization of soil. While in small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial। अब देखो यहाँ पे अब यही चीज़ बोल रखी है, कोई ऐसा इंसेंटिव भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ऊपर। ठीक है,
As the case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. Even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. The primary motive of the colonial government behind this policy was systematically deindustrializing India was twofold. ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ यहाँ पे कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी थी वो भी ब्रिटिश रूल के आने के बाद डिक्लाइन होने लगी। ठीक है, अब अ, जो उनका इंडस्ट्रियल बेस था इंडियंस का वो भी डगमगाने लगा। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ना, आप बोल सकते हो द प्राइमरी मोटिव क्या था उसका, was टू फोल्डेड, मतलब दो मोटिव्स थे उसके पीछे। इंडिया टू, देखो यहाँ पे ये द इंटेंशन वाज फर्स्ट टू रिड्यूस इंडिया टू स्टेटस ऑफ म्योर एक्सपोर्टर। अब इन ब्रिटिश रूल का क्या था मेन मोटो, कि वो केवल इंडिया को एक एक्सपोर्टर बना के चले। ठीक है, ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश चाहता था कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल था ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रिटिश वालों को मिल जाए, और वहाँ का जो फिनिश्ड गुड था, है ना, जो वो यहाँ पे परचेज किया जाए। ठीक है, जिसके बदले में इंडिया से ही पैसा जाएगा और उनको पैसा भी मिलेगा। तो मतलब दोनों के दोनों जो अम, दोनों साइड ऑफ द कॉइन आप बोल सकते हो, या फिर हर तरीके से डील जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी किसकी बढ़ा रही थी, वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट की बढ़ा रही थी। अब आते हैं हम आगे। अब यही है सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू स्प्रॉलिंग मार्केट। मैंने आपको ये चीज़ बता दी है आपको। अब यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है आपको। हाँ, ये चीज़ तो हो गई। अब देखो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगिन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। ठीक है, अब आगे टेक्सटाइल मिल्स थी, कॉटन एंड जूट मिल्स थी, वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, while the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. अब the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. The Tata Iron and Steel Company (TISCO) was incorporated in 1907. The few other industries, अब देखो ये आप देख सकते हो कि टिस्को ये 1907 में आई थी। There were hardly any capital good industry to help promote further industrialization in India। ठीक है, तो ये आपको एक और चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओहो, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब इसका फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था भाई दोनों तरफ से, इसी वजह से नेग्लिजिबल था बिल्कुल इंडस्ट्रीज का योगदान जीडीपी के अंदर। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड के अंदर। फॉरेन ट्रेड में क्या दे रखा है, इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स बट द restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade, and consequently India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. अब इसके अंदर आप ये सब चीज़ें देख सकते हो कि वो उन्होंने सारा का सारा जो चीज़ है ना वो अपने ब्रिटिश के अंदर उन्होंने सेंड करना शुरू कर दिया। अब इधर देखिए आप, ब्रिटिश मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। एज अ रिजल्ट more than half of India's foreign trade was more than India, एक second, okay, yeah, more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain while the rest was allowed with the other countries like China, साइलोन, देखो इस समय इसको श्रीलंका को साइलोन बोला जाता, पर्शिया, ईरान। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब एक ही स्विस कैनाल वाला मैं आपको डायग्राम जरूर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे था,
जहाँ तक मैंने देखा था, अभी नहीं होगा लेकिन आगे ज़रूर होगा। हाँ, ये रहा। देखिए, ये स्विस कैनाल है आपकी। इंडिया कहाँ है इसके अंदर? इस डायग्राम में आप ध्यान दे सकते हैं। ये आपका इंडिया है, ठीक है? ये यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे आपके पास ये आ जाता है, ठीक है? अभी देखो, अरेबियन सी आ गई आपके पास, ये है आपकी स्विस कैनाल। यहाँ आ गया आपका यूनाइटेड किंगडम। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ ओपनिंग हुई ना, पहले क्या होता था कि इनको पूरा ये रास्ता नाप के और यहाँ आना पड़ता था। अब जैसे ही ये रास्ता अपना, तो इनका देखो कितना डिस्टेंस कम हो गया। तो वो यही बोल रहे कि ट्रेड थ्रू स्विस कैनाल मतलब ये खुलने के बाद तो एक्सप्लॉइटेशन और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब आपका एक और चीज़ थी यहाँ पे, डेमोग्राफिक करके कंडीशंस। अब देखो, डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात करते हैं। वेरियस डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। इसका मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस हुआ था ब्रिटिश इंडिया के अंदर इन 1881, ठीक है? अब वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग थी उसके अंदर, ठीक है? तो आगे देखें, आपके आगे दे रखा है यहाँ पे कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशंस होते थे या डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी। बिफोर 1921 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ demographic transition. The second stage began after 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. The various social development indicators were also not quite encouraging. The overall literacy level was less than 16%. इसका मतलब पूरे के पूरे population में से केवल less than 16% of the population was literate. Public health facilities were either unavailable to large chunks of population or when available were highly inadequate. Consequently, air and waterborne diseases were like a huge toll on life. इसमें ये सब चीज़ें बता रखी है। अब मैं आपको है ना, ये इस वो जो चीज़ दे रखी है ना ऊपर, वो मैं आपको एक बहुत तरीके से दिखाती हुई देखो। ये वाली जो फोटो अगर आप थोड़े से भी ध्यान से पढ़ते हो ना, तो आप इसके अंदर एक चीज़ देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत थी, किस तरीके से इंडिया के अंदर ही इंडियंस की हालत ऐसी हो रखी थी, इतनी गरीबी, ठीक है? लास्ट सेक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिड नॉट हैव बेसिक नीड्स। एंड अगर कोई एनसीईआरटी किसी ने ढंग से पढ़ी है ना, उसने सही में मतलब, ठीक है? अब इसके अंदर और सारी चीज़ें आपको यही दे रखी है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आ जाते हैं। अब ऊपर जो था वो डेमोग्राफिक, वर्कफोर्स और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली आपके पास कुछ नहीं आएगा। बस मैं ये है आपके, मैंने कहा है आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, इसीलिए मैं ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर रही हूँ। इवन जो क्लास 11th में है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, जो मैं बताती जा रही हूँ ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसको कहानी की तरह पढ़ो, रटो मत, इसमें कुछ नहीं है रटने का। पढ़ाई में रटना कुछ भी नहीं है। अपने आप जो मैं जिस तरीके से कहानी से बता रही हूँ ना, उस तरीके से बस पढ़ते जाओ, बस इतना ही बहुत है। अब आते हैं आगे आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हूँ मैं आपके। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका है, telegraph did not develop. However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities. अब देखो, जो रोड्स भी कंस्ट्रक्ट हुई थी ना, वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। अब अगर हुई भी थी ना, वो सब क्या था, वो केवल रॉ मटेरियल्स के लिए ले जाने लाने के लिए था, ठीक है? अब देखो, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट टू सेंड दिस फार अवे इंग्लैंड, अगर कोई था भी ना, तो वो सब इंग्लैंड के खुद के पर्सनल उस चीज़ के लिए बनाया गया था। अब देखो, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850 and it is considered as one of the most important contribution। and इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि हाँ, उन्होंने ये चीज़ तो की थी। the railway affected the structure of the Indian economy in two important way। on the one hand it enabled people to undertake long distance travel, है ना? इसी के कारण अब कर सकते थे वो लोग, thereby break geographical एंड कल्चरल बैरियर्स। अब ऐसे नहीं है कि कोई लोग जो बिहार में रहते हैं वो यहाँ पर दिल्ली में भी, मुंबई में भी, कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। इवन यहाँ के लोग नेपाल, कहीं पे भी जो ट्रेन से कनेक्टिविटी है तो हो सकता है, ठीक है? तो इसी ने, अब देखो ये वाली चीज़, ऑन द अदर हैंड इट फॉस्टर्ड कमर्शियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ की चीज़ बहुत दूर तक अब भेज सकते हैं, ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमी इन इंडिया। द वॉल्यूम of
India's export undoubtedly expanded, but its benefit rarely accrued to the Indian people. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना, मैं बोल रही हूँ ना, हर चीज उन्होंने अपने सोच कर, देखो ये देखो कितनी अच्छी पिक है, एक सेकेंड। फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विथ थाने 1854, ये देखो कितनी, ये वाली है वो चीज। देखो उन्होंने किस तरीके से बनाई थी इसको, ये वो ट्रेन थी। वाओ, ऑसम। ठीक है, अब इसके अंदर along with the development of, ये देखो टाटा एयरलाइंस अ डिवीजन ऑफ टाटा एंड सन्स वाज established in 19, क्या बात है, उन्होंने भी किया तो। अब आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, इसमें यही चीज़ें दे रखी है किस तरीके से उन लोगों ने अफेक्ट की है। देखो ये सब चीज़ें, इंडियन इकोनॉमी उससे पहले क्या था, कुछ भी नहीं था ना, तो उसका आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब कंक्लूजन पे, एज अ कंक्लूजन जैसे कि हम बता रहे, बाय द टाइम इंडिया वॉन इट्स इंडिपेंडेंस द इम्पैक्ट ऑफ टू कंट्री, और सॉरी, 2 century long British colonial rule was already showing on all aspects of the Indian economy. The agricultural sector was already saddled with the surplus labor with extreme low productivity. The industrial sector was crying for modernization, diversification, capacity building, and increased public investment. Foreign trade was oriented to feed the industrial revolution in Britain. The infrastructure facility including the framed, अभी इसमें देखो यही सब चीज़ें दे रखी है कि भाई पोवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, प्रेवलेंस थी, यही सब चीज़ें तो। या गाइस, दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप आपने ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एंड दैट्स इट। मैं वापस से ऊपर चली जाती हूँ। तो आई होप इसमें जो शुरुआत में लिखी हुई थी चीज़ आपकी, कि हम लोग जब ये चैप्टर एंड करेंगे तो ये सब चीज़ें हमें आ जाएगा, और वो चीज़ आ भी गई होगी आप लोगों को भी। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं सारे के सारे जो आपके चैप्टर्स है वो कंप्लीट करवाऊंगी। ये था आपका डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस बिफोर द इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी, जल्द से जल्द लेके आऊँगी। कोई भी आपके पास सजेशंस है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये मैं अपने थॉट से लेके आई हूँ। मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए, कई ऐसे टॉपिक हमें एनसीईआरटी से मिल रहे हैं जो हम कॉलेज लेक्चरर के अंदर मतलब कहाँ कहाँ से हमने ढूंढे। ठीक है, तो इसीलिए सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज़ अ स्कूल चाइल्ड, वेदर इट इज़ अ मतलब कोई नेट को compete कर रहा है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर को compete कर रहा है, तो एन सी आर टीज इज़ अ मस्ट। अभी हमारे पास टाइम है तो क्यों ना पढ़े, है ना। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इसके अंदर। आई होप मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा इस वीडियो के ऊपर। कोई भी कमी है आप प्लीज़ मुझे उसको सजेशन बॉक्स में दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।